श्रोताओं नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज 11 जुलाई है और प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने के पीछे क्या उद्देश्य हैं, क्यों मनाया जाता है? जनसंख्या से संबंधित जो विभिन्न मुद्दे हैं, जैसे परिवार नियोजन हुआ, लिंग समानता की बात होती है, गरीबी है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं और मानवाधिकारों से संबंधित विषय हैं, उनके बारे में आम लोगों को जागरूक करने के लिए प्रतिवर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में पूरे विश्व में मनाया जाता है। और आज इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं डॉक्टर कृपाशंकर प्रसाद जी। डॉक्टर कृपाशंकर जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। जी जी, धन्यवाद जी। जैसा कि हम जान रहे हैं कि सर आज विश्व जनसंख्या दिवस है और हम आपके माध्यम से अपने श्रोताओं तक ये बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि यह विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाया जा रहा है, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, कब से इसकी शुरुआत हुई, क्यों मनाया जाता है, थोड़ी इसके बारे में हमारे श्रोताओं को आप जानकारी दें। जी, जैसा कि सभी श्रोतागण को मालूम होगा कि 11 जुलाई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है और इसकी शुरुआत 1989 से हुई, जब यूएनडीपी द्वारा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा इसको स्थापित किया गया। 11 जुलाई को ही क्यों चुना गया विश्व जनसंख्या दिवस मनाने के लिए, इसके पीछे भी एक रहस्य या कारण है। 11 जुलाई 1987 को वैश्विक आबादी 5 अरब पहुंच गई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए या एक वैश्विक चिंता का कारण बनी कि 5 अरब जनसंख्या पहुंच गई, तो यूएनओ महासभा द्वारा इसी दिन को ही विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाने का दिशा निर्देश जारी किया गया और उसी समय से यानी कि 1989 ईस्वी से ही इसको विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। जी जी। इसके मनाने के पीछे कई उद्देश्य थे जी। तो आप अगर वैश्विक स्तर पर देखते हैं तो बढ़ती जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि से कई समस्याएं उजागर हो रही थी। जी। पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने की प्रयास किया गया, जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं को झेलना पड़ रहा था, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या को, पारिस्थितिक असंतुलन, गरीबी, बेरोजगारी और लैंगिक असमानता वगैरह, मानवाधिकार के महत्व को भी उजागर करने के लिए या मातृत्व मृत्यु दर या शिशु मृत्यु दर में जो वृद्धि होती जा रही थी उसमें कमी लाने के लिए ही यूएनओ द्वारा वैश्विक स्तर पर इसको मनाने का प्रयास किया गया। जी, मतलब कुल मिलाकर जो तमाम जनसंख्या से संबंधित मुद्दे हैं और जनसंख्या से जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं विश्व में, उससे निपटने के लिए यानी कि उन मुद्दों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए इस दिवस को पूरे विश्व स्तर पर मनाया जा रहा है। इस बार जो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को आज मनाया जा रहा है, तो सरकार के स्तर पे और वैश्विक स्तर पर क्या थीम रखा गया है, क्या सोच रखा गया है ताकि उसको प्रभावी बनाया जा सके? डॉक्टर कृपाशंकर जी। जी जी, इस बार का जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जा रहा है, इस वर्ष का थीम विशेषकर कोविड-19 महामारी के समय में दुनिया भर में जो महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की सुरक्षा पर आधारित है। जी। एक कोविड-19 जो वैश्विक आपदा के रूप में इसको घोषित किया गया है, जो यूएनओ की संस्था यूएनएफपी है, एक रिसर्च में खुलासा भी किया गया है कि अगर लॉकडाउन 6 महीने तक जारी रहता है तो स्वास्थ्य संबंधी सेवा में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और इसका दुष्प्रभाव विकासशील देशों, खासकर कम और मध्यम आय वाले देशों को भुगतना पड़ेगा। और इसमें एक रिसर्च ये भी सामने आया कि 47 मिलियन महिलाओं को भी आधुनिक गर्भ निरोधक जो टेक्नोलॉजी है, उपाय है, वहां तक पहुंच पाने में वो असमर्थता जाहिर करेगी या कहीं न कहीं ये जनसंख्या वृद्धि का कारण बनेगा। तो इन सब से इनके प्रति जागरूकता लाने के लिए ही इस वर्ष का थीम रखा गया है। जी जी जी। तो हम अगर बेसिक तौर पे बात करें कि ये जनसंख्या वृद्धि का कारण क्या है, कैसे जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, और यदि बढ़ रही है, कुछ स्थितियों में तो हम देखते हैं कि जनसंख्या जो है मानव संसाधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये कुछ हद तक तो लाभकारी भी है लेकिन कई हद तक इसके काफी नुकसान भी हैं। तो इन दोनों ही पक्षों पर आप थोड़ा प्रकाश डालें। देखिए, जनसंख्या वृद्धि के कई कारण है। जी। एक तो बाल विवाह को अगर हम देखते हैं, सामाजिक कुरीति के रूप में इसको देखते हैं कि कम उम्र में शादी कर देना, और दूसरी समस्या के रूप में हम अशिक्षा को देखते हैं क्योंकि शिक्षा का अभाव जनसंख्या वृद्धि का एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरी बात गरीबी भी है, गरीबी भी बहुत बड़ा रोल अदा करती है जनसंख्या वृद्धि में। जी। और परिवार नियोजन के महत्व के बारे में जानकारी का अभाव या जन जागरूकता की कमी, ये कहीं न कहीं आम नागरिक को सचेत नहीं कर पाती है, इसके दुष्प्रभाव के बारे में पता नहीं चल पाता है और इस जानकारी के अभाव के चलते वो बेतहाशा जनसंख्या वृद्धि में लगे रहते हैं। जी। रूढ़िवादी सोच भी और पुत्र प्राप्ति की जो लालसा है, कामना है, अंधविश्वास है, ये भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है इसमें।
कुछ समाज में या रूढ़िवादी समाज में वंश वृद्धि यानी पुत्र ही वंश वृद्धि के लिए योग्य है, ऐसी संकीर्ण मानसिकता वाले लोग हैं या ऐसी मानसिकता रखते हैं उस समाज में, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जनसंख्या वृद्धि का। जी। और सेक्स एजुकेशन की कमी, हमारे पाठ्यक्रमों में सेक्स एजुकेशन के बारे में समय समय पर शिक्षा का अभाव भी एक बहुत बड़ा कारण है। महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में जानकारी का अभाव, ये भी जो कि अनचाहे गर्भ के रूप में नौबत आ जाती है महिलाओं को, ये भी कारण बनता है। ये सब कारण है। जी। भारतीय संदर्भ में अगर हम देखें, यहाँ बेटों के लिए एक अलग प्राथमिकता तय कर दी जाती है कि एक बेटा ही है जो कि वंश वृद्धि के योग होगा और वो अपना पैतृक संपत्ति है या उसका हकदार होगा या उसमें अपना रोल अदा करेगा। तो इस तरह की रूढ़िवादी सोच और मानसिकता ही ये जनसंख्या वृद्धि का कारण बनी हुई है। जी जी। तो अभी आपने भारतीय परिदृश्य की बात की, तो अगर हम भारत के संदर्भ में बात करें तो क्या आप भारत की जो वर्तमान जनसंख्या है इसको आप किस रूप में देख रहे हैं? यह जनसंख्या हमारे लिए एसेट है या नुकसान का सौदा है? देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। के 9 जुलाई 2020 तक का रिकॉर्ड देखें तो 1,38,02,70,828 तक पहुंच गई है, जो दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश बन गया चीन के बाद। जी। इसके निगेटिव एस्पेक्ट भी है और पॉजिटिव भी। ये हमारे लिए वरदान भी साबित है कई क्षेत्रों में, तो अभिशाप भी। जी। अगर हम इस जनसंख्या वृद्धि के फायदे की बात करते हैं हम, तो बहुत सारे इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि अगर डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करें, जनसंख्या लाभांश की हम बात करते हैं अगर, तो भारत की जो जनसंख्या है यूएनओ जनसंख्या कोष के अनुसार अभी तक सबसे युवा देश के रूप में उभरा है, क्योंकि हमारी 62.5% जनसंख्या जो है वो 15 से 59 वर्ष की आयु है। जी। जो कोई भी दूसरा देश की आबादी, इतनी बड़ी आबादी युवा नहीं है, जो कहीं न कहीं हमारा श्रम बल, कार्यबल और हमारे विकास में एक साधक के रूप में ही काम करेगा। और ऐसा अनुमान है यूएनओ जनसंख्या कोष का भी कि 2030 तक ये आबादी जो है ये 65% तक हो जाएगी। तो कहीं न कहीं ये हमारे देश के विकास में साधक के रूप में ही काम कर रहे हैं। दूसरी बात, मानव संसाधन प्रकृति पर या इस पृथ्वी पर जितने भी संसाधन है, उन सभी संसाधनों से सर्वोत्तम संसाधन माना जाता है कि अगर उसका हम सही रूप से दोहन करें, यूज करें, तो हम अपने विकास में बहुत अग्रसर हो सकते हैं। जी। दूसरी तरफ अगर इसके निगेटिव एस्पेक्ट की बात करें तो एक कई समस्याओं को भी लेकर आता है। जी। हर मनुष्य की कुछ प्राथमिक जरूरतें होती हैं, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, जल, इन सब समस्याओं को उजागर करती है। बड़ी जनसंख्या, प्राकृतिक संसाधन कम है, जिस अनुपात में जनसंख्या है उस अनुपात में उसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो पाती है, जिससे कई समस्याओं, कुपोषण की समस्या, भुखमरी की समस्या, बेरोजगारी की समस्या या शहरीकरण, नगरीकरण की समस्या, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस की समस्या सामने आती है। ग्लोबल वार्मिंग आज वैश्विक चिंता का विषय बना हुआ है। जलवायु परिवर्तन, नक्सलवादी समस्या, ये सभी सामाजिक असमानता, जैसे जनसंख्या वृद्धि होती है समाज में सामाजिक असमानता पैदा होती है और सामाजिक असमानता का ही परिणाम होता है, भेदभाव का ही परिणाम होता है कि नक्सलवाद, उग्रवाद जैसी जो आज बड़ी समस्याएं हमारे देश के सामने खड़ी हुई है वो उसका सामना करना पड़ता है। अपराध, लूटपाट, डकैती, ये सब आए दिन देखने को मिलती है। इन सब के पीछे जनसंख्या वृद्धि एक अहम रोल अदा करती है। जी। एक कहीं न कहीं हम इस तरह से देखें तो ये अभिशापी साबित हो रही है। जी। तो ये तो हुआ जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव, और हम जैसा कि आपने बताया पहले भी कि भारत में जो भारतीय जनसंख्या है इसको हम एसेट के रूप में देख सकते हैं कि भारत की ज़्यादातर आबादी अभी युवाओं की आबादी है, युवा जनसंख्या है, और युवाओं में कार्य करने की क्षमता और किसी चुनौती से निपटने की क्षमता असीम होती है। लगातार अभी जैसा कि देख रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर हम लोग एक महामारी कोविड-19 से गुजर रहे हैं, और अभी इस महामारी से भारत भी अछूता नहीं है, और भारत में भी तमाम स्टेप लिए जा रहे हैं ताकि इससे निपटा जा सके। और अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि इस आपदा को अगर हम चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं और यदि हम आत्मनिर्भर बनते हैं और हम अपने आप को इस तरीके से सशक्त बनाएं ताकि हम इस चुनौती से आसानी से पार पा लें, और यह समस्या है तो जाएगी। तो निश्चित रूप से यदि आज हम बात कर रहे हैं अपनी जनसंख्या के बारे में, तो आप हमारे श्रोताओं को क्या सुझाव देंगे ताकि जिससे जनसंख्या में जो अनायास वृद्धि हो रहा है, अनचाहा वृद्धि हो रहा है, उसको कैसे हम लोग नियंत्रित कर सकते हैं? हाँ, बहुत सारा इस पर सलाह दिया जा सकता है या खुद फॉलो किया जा सकता है जी। कि जन जागरूकता अभियान चलाकर डोर टू डोर अगर हम पहुंचे, लोगों को जनसंख्या रोकने के तरीके को, मेथड को या विकल्प को अगर हम बताएं
कि हाँ इस तरीके से हम जनसंख्या पर नियंत्रण कर सकते हैं, या सरकार की जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है जी उसको हम सही रूप से क्रियान्वित करें, सरकारी कर्मचारी के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से, या जो भी स्वयंसेवक के माध्यम से, अगर हर समाज के अंतिम व्यक्ति तक अगर ये पहुंचे, जानकारी पहुंचे, तो बहुत हद तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही युवाओं को भी हम सलाह दें कि वो 25 से 30 वर्ष की उम्र से पहले शादी ना करें, जी क्योंकि हमारे भारतीय संदर्भ में अगर देखते हैं तो कम उम्र में शादी जनसंख्या का बहुत बड़ा कारण है। जी और जो सरकारी एक परिवार नियोजन या स्वास्थ्य मंत्रालय का दिशा निर्देश भी है कि 2 बच्चों में कम से कम 3 वर्ष का अंतराल रखा जाए, तो मेरा सुझाव है कि इसको 5 वर्ष किया जाए। 5 वर्ष का अंतराल रखते हैं अगर, तो जनसंख्या वृद्धि में हम नियंत्रण कर सकते हैं। जी जी दूसरी बात, जनसंख्या वृद्धि की जो भी रोकथाम का उपाय है उसको सामाजिक और धार्मिक स्तर पर हम जोड़े उसको, क्योंकि हम देखते हैं कि कई धार्मिक संस्थाओं में या संप्रदायों में इसको लेकर अंधविश्वास रहता है कि बहुत लोग ये मान लेते हैं कि ईश्वर की पुत्र जो है या संतान है ईश्वर की देन है। रूढ़िवादी मानसिकता है, इसको हम धार्मिक स्तर पर, धार्मिक जो भी उनके प्रणेता है उनके माध्यम से उस स्तर के लोगों तक पहुंचाया जा सकता है जिनका प्रभाव उन लोगों पे है। निश्चित रूप से जो तमाम धर्म गुरु हैं, जो धर्म से संबंधित शिक्षा देते हैं, और तो वैसे लोग भी अपने कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों में अगर ये अवेयरनेस लाते हैं, तो निश्चित रूप से ये सुझाव आपका काफी सराहनीय है। जी प्लस एक काम हम कर सकते हैं कि अधिक बच्चे पैदा करने वालों का एक दंड के रूप में सामाजिक बहिष्कार कर सकते हैं। ये कहीं न कहीं लोगों में डर पैदा करेगा कि नहीं ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, उनमें अंकुश लाएगा। दूसरी बात, हम दो हमारे दो के पॉलिसी को भी चरितार्थ किया जा सकता है कि हम तो हमारे दो ही हो। और उसके साथ ही साथ भारतीय संसद से मेरी गुजारिश होगी कि इस पर एक सशक्त जनसंख्या कानून बने, कानून ही नहीं बने बल्कि सशक्त रूप से क्रियान्वित भी की जाए। जनसंख्या वृद्धि सभी समस्याओं की जड़ है, चाहे वो आर्थिक समस्या हो, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक, सभी समस्याओं की जड़ जनसंख्या वृद्धि ही है। अविलंब सरकार को एक सशक्त कानून बनाना चाहिए और ज्यादा बच्चों वाले व्यक्ति को सरकारी सुविधाओं से वंचित करें, टैक्सेबल हो सरकारी योजनाओं से, परियोजनाओं से, लाभ से, या इलेक्शन से वंचित करें, चुनाव में जनप्रतिनिधि लायक वो नहीं रहे। इस तरह की अगर कदम सरकार उठाती है तो बहुत हद तक लोगों में एक डर पैदा होगा और जागरूकता भी आएगी जनसंख्या नियंत्रण के लिए। जी जी, बेतहाशा जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से और पॉलिसी के लेवल पे नीतियों में संशोधन की जरूरत है और एक सशक्त और ठोस कानून की आवश्यकता है, जैसा कि आपने हमें अभी बताया। और आज हमसे इस विषय पर जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए डॉक्टर कृपाशंकर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।